हेलो बच्चों, देखिए आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। इसके पहले हमने 4.4 तक की जो एक्सरसाइज की है फोर्थ चैप्टर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें हमने अलग अलग तरह के जो शेप हैं क्वाड्रिलेटरल के और अलग अलग कंडीशन, जैसे आपको कभी 3 साइड्स दी हैं, कभी 4 साइड्स दी हैं, या कभी आपको 2 साइड और 2 एंगल दिए हैं, या फिर हमको डायगोनल्स दिए हैं, तब उन आकृतियों को कैसे बनाया जाए ये देखा है। तो अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.5, इसमें विशेष कुछ नहीं है, जितना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन है। अब इसमें देखिए, ये जो पहले वाली आकृति है स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली आकृति में क्या करना है, हमको एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाना हम सीख चुके हैं, हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल होता है। और आपको यहाँ पे जो उन्होंने स्क्वायर बनाने को दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि एक साइड READ रेक्टेंगल बनाना है, जिसकी एक साइड 5.1 सेंटीमीटर है RE। तो हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम में चारों साइड्स इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल है। रफ डायग्राम हम कोशिश करेंगे कि जो शेप दिया जाता है लगभग उसी शेप का बनाएं। अब हमारा जो रफ डायग्राम बन जाता है, उसके बाद हम जब उसको फेयर करते हैं, जब वास्तव में जो नाप दी हुई होती है उस नाप से जब हम उस शेप को बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे RE बनाना है आपको 5.1, तो हम एक स्केल से सीधी लंबी लाइन खींचते हैं जो कि 5.1 से ज़्यादा होती है, लेकिन हम फिर डिवाइडर पर नाप लेते हैं स्केल से 5.1 सेंटीमीटर का, और डिवाइडर की नोक को हम पॉइंट R पर रखते हैं। पॉइंट R कहाँ है आपका, देखिए पॉइंट R है हमारा यहाँ पे। तो पॉइंट R जो है यहाँ पे, पॉइंट R पे हमने इसको रखा डिवाइडर की नोक को, और जितनी दूरी हमने डिवाइडर में नापी है उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे। ये आर्क हमारा इस तरह से बना है, ये 5.1 या 5.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस का हमने एक आर्क बना दिया। हमको 5.1 सेंटीमीटर की दूरी मिल गई है। अब ये दूरी मिल जाने के बाद हमारा जो R और E पॉइंट है, इस R और E पॉइंट पे हम 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो ये भी आपको पता है, आपका जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर से भी आप बना सकते हो, या फिर आप D को इस तरह से रखोगे कि D का जो बीच वाला पॉइंट है वो आपके इस बीच के पॉइंट पे आ जाए, और आप 90 डिग्री का जो सीधा ऊपर एंगल बनता है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने मान लो डाट लगाई है 90 डिग्री के लिए, तो आप स्केल से ये पूरी लाइन को मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन आपकी मिल गई। स्केल से लाइन मिल जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन जो आपकी मिल जाएगी, वही एंगल आप ये E वाला जो पॉइंट है यहाँ पे उठा के D को रखेंगे। इस तरह से आपने D को रखा, और D को रखने के बाद 90 डिग्री का एंगल आपने नापा डिवाइडर में या फिर D से, तो यहाँ पे कटा। ये दोनों पॉइंट लेके आप स्केल से ये लाइन मिलाओगे, तो स्केल से लाइन मिलाने पर आपको ये इस तरह की लाइन मिलेगी। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया, ये लाइन हो गई। अब आपने जो 5.1 सेंटीमीटर की दूरी डिवाइडर में ली थी और RE लाइन बनाई थी, वही लाइन बनाना है आपको, और एक आर्क बनाना है। और ये आर्क आपका कहाँ आएगा, 5.1 सेंटीमीटर का यहाँ पे कटेगा, 5.1 सेंटीमीटर का आर्क आपका यहाँ पे कटेगा, और इस तरह से आपको A और D 2 पॉइंट मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, स्केल से D और A को मिला देना है। स्केल से जब आप D और A को मिलाओगे तो आपको ये जो शेप मिलेगा, ये एक रेक्टेंगल का शेप, एक स्क्वायर का शेप मिलेगा। इस तरह से आपने एक स्क्वायर बना लिया। ये आप पहले सीख चुके हो, इसको हमने रिवाइज किया है। और उसके बाद में जब ये शेप बन जाता है तो उसके बाद आपको इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है कि आपने क्या क्या इसमें किया है, पहले कौन सी लाइन बनाई, फिर कौन सा एंगल बनाया, फिर किस तरह से इसको नापा है, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। इतना पूरा करने पे आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अब देखिए, इसमें आपको जो अगला शेप दिया है, वो अगला शेप क्या है, अगला शेप आपको दिया है यहाँ पे एक रोम्बस का। इसी एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रोम्बस का है।
रोम्बस आपकी ये वाली आकृति होती है जिसका कि हम रफ बनाएंगे। और दूसरी चीज़ रोम्बस में आपको क्या दिया, इन्होंने 2 डायगोनल्स दिए हैं। देखिए ए सी नाम हमने दिया है, बुक में आपको नाम नहीं दिया गया है रोम्बस का, तो हमने ए सी नाम दे दिया उसको 5.2 और बी डी है 6.4 का। तो अब देखिए सबसे पहले हमने जो रफ डायग्राम बनाया है, इस रफ डायग्राम में हमने ये ए सी लाइन पहले ले ली और बी डी लाइन पहले ले ली। अब ए सी और बी डी लाइन तो हमने ली है, लेकिन ये रोम्बस कैसे बना है उसके लिए हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी हम इसके पहले वाले 3rd चैप्टर में सीख चुके थे। उसमें हमने सीखा था कि जो रोम्बस है उसमें क्या होता है कि डायगोनल्स जो है इक्वल होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे अब आपका ये जो डायगोनल है, इसका डायगोनल्स का ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होंगे, और इसी प्रकार से ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होंगे। मतलब इसका ये जो बीच का पॉइंट है, ये पॉइंट ए सी और बी डी का मिडिल पॉइंट है, एकदम मध्य बिंदु है इसका। और यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करते ही हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। देखिए मैंने 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना के बताया है। तो अब आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके और एक रोम्बस बनाना है। रोम्बस बनाते वक्त सबसे पहले हम एक डायगोनल बनाएंगे और दूसरा उसका बाइसेक्टर खींचेंगे। ये भी मेथड हम पहले सीख चुके हैं। अब देखिए हम इस शेप को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक लंबी लाइन खींचेंगे, या तो हम नाप के खींच लेंगे ए सी 5.2 सेंटीमीटर, या फिर हम क्या करेंगे एक लंबी लाइन खींच के और आर्क बना लेंगे। ए पॉइंट पे डिवाइडर की नोक रखेंगे और स्केल में डिवाइडर से दूरी नाप लेंगे 5.2 सेंटीमीटर, और फिर सी पॉइंट पे एक आर्क बनाएंगे। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो 5.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमने नाप ली। अब हम क्या करेंगे कि हमको बनाना है इसका बाइसेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट पे हमको डिवाइडर की नोक रखना है, और डिवाइडर में दूरी कितनी लेना है, 5.2 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसके आधे से ज़्यादा, मतलब लगभग आप 3 सेंटीमीटर की दूरी लोगे। तो 3 सेंटीमीटर की दूरी लेके उस दूरी को फिर आपको हिलाना नहीं है, बिना दूरी को हिलाए आप एक आर्क बनाओगे, वो इस तरह से बनेगा। मतलब आपने डिवाइडर की नोक रखी ए पॉइंट पे और एक आर्क बनाया इस लाइन के, एसी लाइन के ऊपर। उसके बाद आपने एक दूसरा आर्क बनाया इस एसी लाइन के नीचे। इस तरह से 2 आर्क बना दिए, जिसका कि डायरेक्शन कैसा होगा, ए की तरफ होगा। अब यहाँ से डिवाइडर की नोक उठाना है ए से और आपको रखना है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे आप डिवाइडर की नोक रखेंगे और फिर से इसी दूरी के आपको 2 आर्क बनाने हैं। तो ये जो 2 आर्क बनेंगे वो आपको ऐसे बनेंगे कि ये जो पहले वाले आर्क हैं इनको वो इंटरसेक्ट करते रहेंगे। देखिए मैं हाथ से बना रही हूँ, मेरे पास नाप नहीं है और डिवाइडर नहीं है, इसलिए आकृति उतनी अच्छी नहीं बन रही जितनी अच्छी आप बनाओगे। आपको डिवाइडर से बनाना है, तो डिवाइडर से जब आप बनाओगे तो ये आकृति आपकी अच्छी बनेगी। इस तरह से आपको इनके आर्क बना लेना है। अब आर्क बन जाने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर जो आर्क है उसको हमने डी नाम दिया है, ये वाला है पॉइंट डी और ये वाला है पॉइंट बी। बी और डी को स्केल से हम मिला देंगे। अब हमारी जो लाइन है ए सी और बी डी एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती है उसको हमने नाम दे दिया है ओ। ये ओ पॉइंट है हमारा। ओ पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि इधर की जो दूरी है 5.2 का आधा है, इधर की दूरी भी 5.2 का आधा है। और अब ये ऊपर की जो दूरी है, ये दूरी को हमको नापना पड़ेगा। तो हम जो इसको मिलाने के लिए जो लाइन खींचेंगे, वो लाइन आपको खींचना है स्केल से, और आप क्या करेंगे उस लाइन को थोड़ा सा लंबा खींच लें इस तरह से बाहर तक जाता हुआ, क्योंकि हम नहीं है कि हमें यहीं पे शेप मिल जाएगा या और कहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप बनाएंगे
तब ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि आप ऐसा नहीं सोचें कि जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट हमारा बी और डी होगा। अब हम क्या करेंगे, हमको लेना है 6.4 का ये शेप। एक्चुअली में ये शेप मैंने पहले से बना दिया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ये जो बी डी हम बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, 6.4 का आधा करेंगे। 6.4 का आधा हो जाएगा 3.2। मतलब हमने क्या किया, इसका आधा किया, तो इसका आधा हो जाएगा 3.2। अब हम 3.2 सेंटीमीटर की दूरी डिवाइडर में नापेंगे। 3.2 सेंटीमीटर की दूरी डिवाइडर में नापेंगे और ये जो पॉइंट है ओ पे डिवाइडर की नोक रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, दूसरा आर्क यहाँ लगाएंगे। जहाँ भी आता है, ज़रूरी नहीं कि इस पॉइंट पे ही आए, वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसी तरह से नीचे भी कहीं आ सकता है। तो उसको हम इस तरह से लगा देंगे और फिर जो बी और डी पॉइंट होगा उसको हम ए और सी से मिला देंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपने को ये आकृति कैसे बनाना है। देखिए, जब हम इस तरह के आर्क बना चुके होंगे तो हमें ये शेप मिलेगा। यदि आपको ये आकृति समझ में नहीं आई हो तो मैं इसको फिर से भी बता सकती हूँ, लेकिन आप खुद कोशिश करें। इस तरह से आपको ये शेप मिलता है। ए और डी को मिलाया, ए और बी को मिलाया, फिर हमने बी सी और सी डी को मिलाया, तो हमें इस तरह से ये जो आकृति मिली है। अब ऑब्वियसली ये जो है आकृति, ये रोम्बस है, और रोम्बस की आकृति जो होती है वो आपका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर जो होता है स्क्वायर से थोड़ी सी अलग शेप में होती है। मतलब स्क्वायर में यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, रोम्बस में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बनाना है। इसी में देखिए, अब अगला शेप आपको जो बनाने को दिया गया है वो शेप है आपका रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बनाना भी आपको आता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है और 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका रफ डायग्राम मैंने बना के दिया है और इसका फेयर आपको बनाना है। इसको देख के बिल्कुल वैसा ही बनाना है जैसा हमने स्क्वायर बनाया है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ लंबाई का अंतर होता है, तो इसमें लंबाई जो दी है वो नाप के आप स्क्वायर का जैसा बनाएंगे। एक और शेप आपको जो दिया गया है वो शेप है पैरेललोग्राम का। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए, पैरेललोग्राम आपको बनाना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको यहाँ पे इन्होंने दो साइड्स दी है, 5.5 और 4.2 दो साइड्स दी हैं, और ये जो आपका शेप है इसमें 4.2 वाली जो साइड है इसके अपोजिट जो साइड बनेगी वो भी 4.2 की होगी, और ये 5.2 की जो लंबाई है इसके सामने जो साइड बन आएगी वो भी 5.5 की होगी। मतलब ये लंबाइयाँ जो है आपस में बराबर रहेंगी। तो अब हमारे पास साइड्स तो आ गई चारों, हमारे पास इसका एंगल नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम में इसका ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का नहीं होता है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, तो आप कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है, आप इसको 60 नहीं बनाते हैं, मान लो आप 60 नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एंगल 45 भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे एंगल 30 भी बना सकते हैं, कोई और एंगल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो एंगल चाहें वो एंगल बना लें और इस पैरेललोग्राम को भी आप बनाएं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो शेप है वो शेप पूरा हो जाएगा। अब देखिए, ये चारों बनाने के बाद आपको यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछेंगे। आपको एग्ज़ाम में 1 से लेके 5 तक के चैप्टर आएंगे। तो ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में ये 4 चैप्टर तो आपका पूरा हो गया है। अब देखिए, जो आपका 5th चैप्टर है,
5th चैप्टर की एक एक्सरसाइज अपनी बाकी रह गई है। तो हम क्या करेंगे, अब 5th चैप्टर में जो आपकी एक्सरसाइज बाकी रह गई है उसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। 5th चैप्टर को मैं थोड़ा रिवाइज करती हूँ कि इसमें आपका चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें आपको डाटा हैंडलिंग के लिए बताया गया था। तो डाटा मतलब कोई भी अंक होते हैं जिसको हम अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पे कोई गणना, कोई कैलकुलेशन करते हैं, और उसके आधार पे हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो डाटा हैंडलिंग जो था उसमें हमने क्या किया था, पहले पिक्टोग्राफ मतलब जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका कोई डायग्राम बनाया जाता था। आप लोग बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कार वाला एक फ़ोटो दे रखा है, और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर एक बार ग्राफ बनाया गया है। तो आपने पिक्टोग्राफ देखा, बार ग्राफ देखा, फिर डबल बार ग्राफ देखा, और फिर आपने जो एक पाई चार्ट देखा था। पाई चार्ट मतलब आपको एक सर्कल बना के और सर्कल में परसेंटेज वाइज ग्राफ दिखाना था। तो ये सारे ग्राफ बनाने के साथ साथ आपने जो डाटाज थे उन डाटाज से एक टेली मार्क वाली टेबल बनाई और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई। इतनी चीज़ें तो हम सीख चुके हैं। अब इसमें जो कुछ नया था वो थोड़ा कुछ अलग है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक हिस्सा है। अब इसमें आपको जो सीखना है वो दिया है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी मतलब हम कोई काम करने का चांस लें। चांस का मतलब होता है कि हम कोई कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के बाद या तो हम सफल होंगे या तो हम असफल होंगे। हर काम में दो चीज़ें हो सकती है। जैसे हमको कहीं जाना है, जाने के लिए बस पकड़ना है। अब बस पकड़ते वक्त मान लो हम लेट हो जाते हैं, तो हमारे मन में पूरा लगा रहेगा कि अरे लेट हो गए हैं, बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपके पास एक संभावना क्या होगी कि बस मिल जाएगी, और दूसरी संभावना ये होगी कि बस नहीं मिलेगी। तो बस का मिलना और बस का नहीं मिलना, और आपने ये सोचा कि आपको जाके बस पकड़ना है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है इसमें अलग अलग नाम से कहा गया है। तो अब ये जो वर्ड हैं ये मैथमेटिकल वर्ड्स होंगे। अब इन मैथमेटिकल वर्ड्स में अपन पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी का एक शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं कि किसी चीज़ के होने की संभावना। प्रोबेबल मतलब कोई चीज़ हो सकती है। तो ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की एक शाखा है, अपने आप में ये एक गणित है। और प्रोबेबिलिटी हमें क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ ऑफन सम इवेंट विल हैपन आफ्टर मेनी रिपीटेड ट्रायल्स। किसी काम को बार बार किया जाए तो उसके होने की जो संभावना है वो कितनी होगी उसके बारे में बताती है। अब जो हमारा काम होता है, जैसे बस को पकड़ना हमारा एक काम है, उस काम को हम एक इवेंट कहते हैं। अब इवेंट कहाँ है, इवेंट देखिए मैं बताती हूँ। इवेंट जो आया है आपका यहाँ पे, ये जो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इन शब्द में देखिए इवेंट ये वाली चीज़ है, इसको हम कहेंगे कि ये इवेंट है। इवेंट यानी होता है घटना, ठीक है। अब ये देखो ये घटना घटी, जैसे हमारी घटना यही है कि हमको बस पकड़ना है, तो बस पकड़ना एक इवेंट हो गई। उसके बाद में अगली चीज़ जो आई है वो है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होगा कि आपको बस पकड़ना, यही आपकी प्रायोरिटी रहेगी ना, तो इसकी संभावना। अब देखिए बस यदि आती है और आपको मिलती है तो एक काम हुआ, और बस पहले निकल चुकी है, बस पहले कहीं जा चुकी है, आपको नहीं मिली, तो ये दूसरी चीज़ है। तो बस मिलने की संभावना कितनी है, आधी, क्योंकि घटना एक है
उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं कि या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे। एक ये होता है आउटकम्स। अब ये आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स मतलब आप पूरी तरह से बस को पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो, इसकी संभावना कितनी है। तो ये हमारे आउटकम्स हो जाते हैं। और एक चीज़ होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जो घटना अपन ने देखी है कि बस को पकड़ना है या नहीं पकड़ना है, तो उसको हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हैं और अचानक होने वाला है, तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जब भी मैच शुरू होता है तो मैच शुरू होने के पहले एक सिक्के को उछाला जाता है, टॉस किया जाता है। टॉस करने के पहले ये डिसाइड कर लिया जाता है कि यदि हेड आया तो कौन सी टीम खेलेगी, यदि टेल आया तो कौन सी टीम खेलेगी। या हेड आएगा तो ये टीम डिसाइड करेगी कि किसको बैटिंग करना है और किसको बॉलिंग करना है। तो सिक्के को फेंकना एक इवेंट है, उसमें हेड का आना इक्वली लाइकली आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे दो, हेड का आना और टेल का आना। और अपने आप में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? सिक्के को फेंकना। तो इस तरह से इन शब्दों को आपको समझना है। अब ये सारे शब्द का यूज़ करके और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जानने के बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में देखिए पहला सवाल जो है, पहले सवाल में उन्होंने आपको क्या दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इसमें उन्होंने दिया है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में उन्होंने एक गोला दे रखा है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल के उन्होंने 5 पार्ट्स किए हैं, 2 पार्ट में ए फिर डी। अब ये जो पार्ट्स किए हैं, इस पार्ट्स में ये ए के 2 भाग हैं, एक डी है, एक सी है और एक बी है। साथ ही यहाँ पे इन्होंने एक एरो दे रखा है। ये क्या है? ये एक घूमने वाला पहिया है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा मेले वगैरह में इस तरह के खेल होते हैं कि एक दीवार पे या कहीं कोई इसके ऊपर एक गोल घूमने वाला पहिया लगा होता है और उसके ऊपर एक एरो होता है। ये जो एरो दिख रहा है ऐसा। अब ये जो एरो होता है, इस एरो में क्या होता है कि एक बटन होता है और उस बटन को जैसे ही दबाते हैं तो ये घूमने लगता है पहिया। और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो छोड़ने के बाद ये जो आपका एरो है, इसकी स्पीड कम होती है पहिए की और धीरे जाके एरो कहीं किसी चीज़ पे टिक जाता है। तो इस तरह का जो ये पहिया है, ये पहिया जाकर किसी न किसी नंबर पर टिकेगा। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितने आउटकम्स आपको मिलेंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब पहिए को घुमाएंगे तो एरो या तो ए पे जाके टिकेगा, ये ए पे या इस ए पे, दोनों में से किसी ए पे जाके टिकेगा, या फिर बी पे जाके टिकेगा, या फिर सी पे जाके टिकेगा, या फिर डी पे जाके टिकेगा। इतनी ही संभावना है। इसी संभावना को हम प्रोबेबिलिटी भी कहेंगे और यही हमारे टोटल आउटकम्स हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या क्या संभावना है। ए आएगा या बी आएगा, संभावना है ये हो जाएगी, या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो सी आएगा या तो डी आएगा। तो ए बी सी डी यही इसका आंसर होगा कि इसके टोटल आउटकम्स जो होंगे वो ए बी सी और डी होंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको जो दिया है उसको हम देखते हैं। इसी का पहले का सेकंड दिया है बी, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। ये देखिए टॉसिंग
2 coins टुगेदर, हमारे पास 2 सिक्के एक साथ उछाले। अभी हम एक सिक्के की बात कर रहे थे, अब इन्होंने क्या किया, एक साथ 2 सिक्के उछाले, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे। 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर दोनों में या तो एच आएगा, आप देखिए इसमें क्या होगा, या तो दोनों में एच आएगा या तो दोनों में टेल आएगा, नहीं तो क्या होगा, एक एच आएगा और दूसरा टेल आएगा, या फिर एक में पहले वाले में टेल आएगा, बाद वाले में एच आएगा। तो इस तरह से इसके टोटल जो संभावना रहेगी वो क्या रहेगी, या तो H2 या तो 2T या तो 2H पहले बाद वाले में T या फिर पहले वाले में T बाद वाले में H। तो ये इसके टोटल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपको कल बताती हूँ, लेकिन आप पहले ये देखें कि आपको इतना समझ में आ रहा है या नहीं। तो कल अपन ये एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, और यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें।